जी, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेटा विजुअलाइज़ेशन के बारे में कि डेटा विजुअलाइज़ेशन हमारे पास होती क्या है और डेटा विजुअलाइज़ेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम पांडास को यूज़ करते हुए अपने डेटा को विजुअलाइज़ करेंगे, ठीक है? तो किस तरह करेंगे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपने इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा विजुअलाइज़ेशन हमारे पास होती क्या है। देखिए, जो भी आपके पास डेटा होता है, वो डेटा सेट्स में जो आपके पास मौजूद होता है, या तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में होता है, या वो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ में होता है, या वो नॉर्मल जो है आपके पास टेक्स्ट डेटा होता है। अब किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर जो है वो ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, या डेटा को जो है अगर कोई बंदा जो है वो मतलब डेटा साइंस के फील्ड से नहीं है, तो उसको डेटा के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर आप उसको डेटा के डायग्राम्स बना के दिखाते हैं, मतलब उसको ग्राफ्स बना के दिखाते हैं, उसको चार्ट्स बना के दिखाते हैं, तो तब वो उस जो डेटा पहले उसको समझ नहीं आ रहा था, वो फिर आसानी उस चीज़ को समझ सकता है। देखें, कभी-कभी इंसान को वो फिगर्स समझ में नहीं आते। फिगर्स मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके पास नंबर्स में कोई डेटा है, आप नॉर्मल जो इंसान है वो उसको नहीं समझ पा रहा, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर आप उसको ग्राफ बना के दिखाते हैं और वो ग्राफ जो है यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है, कहीं पे लाइन ऊपर जा रही है, कहीं पे लाइन नीचे जा रही है, तो वहाँ पे आप उसको समझा सकते हैं कि जहाँ पे लाइन ऊपर जा रही है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, जहाँ पे लाइन नीचे जा रही है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट वगैरह कम हुए हैं। तो इस तरह आप उस डेटा को विजुअलाइज करके दूसरे बंदे को आसानी से समझा सकते हैं कि ये डेटा आखिरकार कह रहा है, और डेटा को आप एनालिसिस जो है बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये है आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पे अगर आप देखें, नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स आर यूजफुल, ठीक है? ये बात सही है कि आपके पास जो डेटा सेट होता है वो नंबर्स और रो की शेप में होता है, बहुत यूजफुल होता है। आप उसको पांडास को यूज करते हुए आप उसमें बहुत सी चीजें जो है वो आप उसमें एनालिसिस करते हैं, लेकिन बट चार्ट्स मेक्स एनालिसिस इजियर। जो जबकि आप जब चार्ट्स बनाते हैं ना उस डेटा के, तो फिर वो जो है आप लोगों के लिए एनालिसिस को बहुत ज्यादा इजी कर देता है, क्योंकि आपको समझ लग जाती है कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है, डेटा का ट्रेंड्स जो है वो किस तरफ जा रहा है। ये सारी चीजें आपको समझ, आप वैल्यूज कंपेयर कर सकते हो, आप जो है मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स के अंदर रिलेशनशिप्स जो है वो आप देख सकते हो कि इस कॉलम का इस कॉलम के साथ क्या रिलेशनशिप है। बहुत सी चीजें जो है आप यहाँ पे फिर डिस्कस कर सकते हैं और उनको एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है चार्ट्स आप लोगों की क्या हेल्प करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंपेयर वैल्यू, सबसे पहले तो जो आपके पास तो मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स होते हैं, या फर्ज करें आपके पास एक ईयर है, उसमें जो है आपकी फर्ज करें कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है? उसकी दो ब्रांचेस हैं, और एक ही साल के अंदर एक ब्रांच ने जो है वो इतना प्रॉफिट किया, दूसरे ने ब्रांच ने जो है वो इतना प्रॉफिट किया। तो आप उसको अगर विजुअलाइज मतलब चार्ट के थ्रू देखेंगे, तो आपको आसानी से समझ आएगा कि कौन से मंथ में कौन सी कंपनी ने जो है वो कितना कौन सी कंपनी की ब्रांच ने कितना प्रॉफिट किया, और कौन सी दूसरी ब्रांच ने जो है वो कितना प्रॉफिट किया। तो आप आसानी से चीजों को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? टाइम के हिसाब से कि उस टाइम के हिसाब से इसका कितना प्रॉफिट था, इस टाइम के हिसाब से अब इसका कितना प्रॉफिट है, और ये आगे चल के प्रॉफिट करेगी नहीं करेगी, इसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। डिटेक्ट हाई एंड लो परफॉर्मेंसेस, कहां पे परफॉर्मेंस वो अच्छा दे रहा है, कहां पे परफॉर्मेंस जो है वो लो कर रहा है, ये सारी चीजें जो है आप चार्ट्स के थ्रू जो है वो आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉलम्स, प्रेजेंट डेटा प्रोफेशनली। डेटा को अगर आपने अच्छे अंदाज में दिखाना है तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो इस लेक्चर में हम जो है वो ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटा को विजुअलाइज करने से पहले आपके पास एक डेटा सेट होना चाहिए, ठीक है? अब आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का डेटा सेट है, आप उसको सीएसवी फॉर्म में लेके आएंगे, अगर वो सीएसवी में नहीं है, एक्सेल में भी है तब भी काम चलेगा, जेसन में है तब भी काम चलेगा, कोई मुश्किल जो है वो नहीं होती, ठीक है? पांडा उसको रीड करके उसको डेटा फ्रेम में जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट की मतलब एक फाइल क्रिएट की हुई है जिसका नाम है सेल्स डैशबोर्ड डॉट सीएसवी। मतलब सेल्स का मेरे पास डेटा है, जो कि मेरे पास किस टाइप की फाइल में मौजूद है, सीएसवी जो मेरे पास टाइप है फाइल की उसमें जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे भी आप डेटा देख सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर सेल्स डैशबोर्ड डॉट सीएसवी की फाइल क्रिएट करनी है, और जो डेटा मैंने यहाँ पे दिए हुए आप इसको क्या करें, उस फाइल के अंदर कॉपी कर लें। जैसे आप इसको उस फाइल के अंदर कॉपी कर लेंगे, देन आप इसको आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना एनालिसिस जो है इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, या मतलब डेटा विजुअलाइज करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं ये अपलोड कर दूंगा गेटअप के ऊपर, आपको ये वहां पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने डेटा को जो है वो क्या कर लेना है, विजुअलाइज कर लेना है, सॉरी हमने अपने डेटा को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ये चीज की हुई है, मैंने इंपोर्ट पांडास एसपीडी लिख के डेटा को रीड कराया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और लाइब्रेरी की भी जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, ठीक है? तो उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। पांडास के साथ मैटप्लॉटलिब भी जो है वो काम में आती है अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको साथ साथ में यूज करनी पड़ेगी। तो आपने इसको भी इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है? तो इसको इंपोर्ट करने के से पहले आपने क्या करना होगा, पहले आपने मैटप्लॉटलिब को जो है उस एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो आप उस एनवायरनमेंट के अंदर जाएं, कौंडा इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखें, वो इंस्टॉल हो जाएगी, देन आप उसको यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लें। तो फिर आपने मैटप्लॉटलिब को किस तरह इंपोर्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब
डॉट pyplot एज plt, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है और देन आपने अपने डेटा को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने उसका डेटा फ्रेम बना लेना है और देन आपने उसको एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपका डेटा सही से जो है वो डेटा फ्रेम बन चुका है या नहीं बन चुका, ठीक है, वेरिएबल में आ चुका है या नहीं आ चुका। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास जो है वो डेटा जो कि पहले आपको इस फॉर्म में नजर आ रहा था, तो अब वो मेरे पास जो है यहाँ पे इस तरह से आ गया है, ठीक है। तो ये सारा डेटा इसमें लगभग जो है मेरे पास 50 रिकॉर्ड्स हैं। तो इसके ऊपर हम जो है डेटा विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि डेटा को किस तरह जो है वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं और किस तरह उसको जो है अच्छे से मजीद समझ सकते हैं यूजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारे पास काम है, सबसे पहला जो हमारे पास चार्ट है वो कौन सा है, वो है हमारे पास लाइन चार्ट। आप लाइन चार्ट को यूज करके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरह, यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लाइन चार्ट है वो करता क्या है, अ लाइन चार्ट इज अ बेस्ट व्हेन वैल्यूज चेंज विद टाइम। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, फर्ज करें आपके पास इस तरह कोई सेल्स का डेटा है या किसी कंपनी का ऐसा डेटा है जिसमें वो प्रॉफिट्स और लॉस वगैरह जो है वो देख रहे हैं टाइम के हिसाब से, तो जब टाइम के हिसाब से कोई डेटा होगा देन आपको लाइन चार्ट्स जो है वो क्या करना होगा, आपको यूज करना होगा, ठीक है। आप और भी चार्ट हैं इस तरह, मतलब और भी चार्ट्स हैं जो कि टाइम के साथ यूज होते हैं, लेकिन लाइन चार्ट जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि यूज व्हेन, जब आपने मंथली सेल्स का डेटा देखना हो, डेली ट्रैफिक आपने देखनी हो, ईयरली ग्रोथ जो है अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, ये सब इस तरह मजीद और भी आपके पास जो है वो चीजें हो सकती हैं। जब आपने उनको एनालिसिस करना हो तो आप लाइन चार्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं। अब वहां यहाँ पे वो कहता है क्या है कि यहाँ पे वो कहता है कि एक्स एक्सिस पे आपने मंथ रखना है और वाई एक्सिस पे आपने सेल्स रखनी है। अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपने एक्स एक्सिस पे जो मेन चीज आपने रखनी है वो क्या रखनी है, वो आपको होगा कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आपने क्या रखना है, वाई एक्सिस पे आपने वो न्यूमेरिकल डेटा रखना है जो कि उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, एक्स एक्सिस पे आपका कैटेगोरिकल डेटा और वाई एक्सिस पे आपका न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे किस तरह, जैसे कि यहाँ पे मैं इस चीज को कॉपी करता हूं और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये सारी चीज क्या हो रही है। अब हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, उसमें आप देखें तो कौन कौन सा कॉलम है, उसमें एक मंथ का कॉलम है और दूसरा मेरे पास सेल्स का कॉलम है, फिर प्रॉफिट का है, फिर ऑर्डर्स का, फिर कस्टमर्स का एंड फिर मार्केटिंग का। तो अब यहाँ पे मैं जो मेन दो कॉलम यूज कर रहा हूँ, एक मंथ, और मैं मंथ के हिसाब से सेल्स देखना चाहता हूँ कि मेरी इस मंथ में कितनी सेल्स हुई है, इस मंथ में कितनी सेल्स हुई है, या इस मंथ में मेरे पास कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। तो मैं ये सब चीजें जो है वो देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अब देखिए एक्स जो है उस पे आपने क्या चीज रखनी है, उस पे आपने रखना है कैटेगोरिकल डेटा। तो मैंने यहाँ पे क्या रख लिया, मंथ, क्योंकि वह एक मंथ वाला कॉलम है जो कि मेरे पास यहाँ पे कैटेगोरिकल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मतलब एक कैटेगरी है ना, देखिए 12 किस्म के मेरे पास कैटेगरीज है। मंथ, एक मंथ में कितना होता है, 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मेन कैटेगरी है। कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे मेरे पास डेटा है सेल्स का, ठीक है, मंथ के हिसाब, मंथ यहाँ पे एज अ कैटेगरी के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स जो है ये मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गए। उसके बाद काइंड, काइंड मतलब यहाँ पे आपने बताना है, ये प्लॉट है ना, प्लॉट को आपने बताना है कि आपको किस किस्म का प्लॉट चाहिए। तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे जो है वो लाइन प्लॉट चाहिए, ठीक है। फिर आपने बताना है मार्कर, मार्कर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और टाइटल, आपका जो क्या कहते हैं, जो भी आपके पास ग्राफ जो भी आप बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख रहे हैं plt.x लेबल, plt जो है ये आपके पास मैटप्लॉटलिब है, तो इसको यूज करते हुए आप x लेबल कर रहे हैं। मतलब x लेबल मतलब क्या है कि जो आपने नीचे x एक्सेस है उसके नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिख के आएगा, उसके ऊपर यहाँ पे लिख के आएगा मंथ, और जो y एक्सेस है सॉरी y लेबल यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स। तो आपकी जो y वाली लाइन होगी उसके साथ यहाँ पे छोटा सा लिख के आएगा सेल्स। एंड देन जैसे ही आप plt डॉट शो करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, इससे जो भी आपका ग्राफ होगा वो आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है। क्या मतलब सारा वो लाइंस वगैरह उसके अंदर बन जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस किस्म का आपके पास ग्राफ आएगा। यहाँ पे अभी ये ग्राफ बना रहा है, तो ग्राफ बनने में भी आपके पास जो है वो यहाँ पे टाइम ले सकता है। जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा उतना ज्यादा ये टाइम ले सकता है, क्योंकि इसने डेटा सेट को पहले अच्छे से जो वो समझना होता है, देन उस पर ग्राफ वगैरह इंप्लीमेंट करना होता है, फिर यहाँ पे ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे उसने मुझे जो है वो ग्राफ बना के दे दी है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, plt इज नॉट डिफाइंड, plt मेरे पास डिफाइंड है, सॉरी मैंने इसको रन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ एक बार। दोबारा से मैंने इसको रन किया, दोबारा से एक बार रन करता हूँ, ये मैंने रन कर लिया, और दोबारा से इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो है ये अच्छे से काम करेगा। पहले जो है मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब को जो है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिया था, लेकिन इसको मैंने रन नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास ग्राफ कुछ इस किस्म का आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ आ रहा है। टाइटल में मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है मंथली सेल्स ट्रेंड, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने टाइटल में क्या दिया हुआ है, मंथली सेल्स ट्रेंड। अगर आप देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नीचे देखें तो यहाँ पे मेरे पास मंथ आ रहे हैं, जनवरी, नवंबर, सितंबर, जुलाई, मई, इस तरह का यहाँ पे मेरे पास डेटा है
तो जिस तरह का मेरे पास डेटा होगा उसी हिसाब से मेरे पास जो है यहाँ पे क्या बनेंगे, मेरे पास नीचे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीजें आएंगी। अब यहाँ पे और भी मानते होंगे, ठीक है, फरवरी भी होगा, इस तरह से और भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फिलहाल जो भी मुझे बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पे मेरे पास जो है वो डेटा आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो सेल्स है साइड पे, ठीक है, तो मतलब जनवरी में मेरे पास कितनी सेल्स हुई, फिर उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कितनी सेल्स हुई, यहाँ से यहाँ तक जो है वो सारा डेटा किसका है, जनवरी का है। उसके बाद अच्छा ये मार्कर जो है, मार्कर यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये मार्कर है ना यहाँ पे, तो आप इसको देखें, यहाँ पे देखें, इसने मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे गोल सर्कल जो है वो बनाए हुए हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे जितना आपका डेटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीजों को यूज करते हुए आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो लगभग सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डमी डेटा लिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये सारा ट्रेंड जो है वो इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन आप जो है इसको मजीद जो है प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी पे जाएं और वहां पे उनको बोलें कि मुझे जो है मैंने यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पांडास जो है वो उसको मैंने प्रैक्टिस करना है, तो काइंडली मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का डेटा सेट दे ताकि मैं सारे प्लॉट्स के ऊपर जो है वो उसको क्या कर सकूं, मतलब उसको यूज करते हुए मैं एनालिसिस वगैरह या विजुअलाइजेशन वगैरह जो है वो सीख सकूं। तो वो आपको कुछ ना कुछ सीएसवी फाइल का डेटा देगा, मतलब आपने क्या करना है, उसको कॉपी करना है, सेल्स वाले डैशबोर्ड में, सेल्स डैशबोर्ड और सीएसवी में आपने पेस्ट करना है, और फिर आपने यहाँ पे उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लाइन प्लॉट यूज करके आपने उसको देखने के वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मार्कर होगा काइंड, आप देखें तो ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, तो ये लाइंस की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। एक्स लेवल पे अगर आप देखें तो मेरे पास नीचे मंथ लिखा हुआ है, और वाई लेवल पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे नीचे साइड पे जो है मेरे पास यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे पास एक पूरा का पूरा जो है वो लाइन ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह लाइन ग्राफ को यूज करते हुए, लाइन चार्ट को आप यूज करते हुए आप यहाँ पे ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो किस तरफ जो है वो जा रहा है। अगर मैं बहुत ज्यादा सिंपल करूँ ना, तो मैं आपको अगर यहाँ पे समझाऊं ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट, सॉरी डीएफ नहीं, मैं यहाँ पे df1 लिख लेता हूँ, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे लिखा। और अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कहते एक दो डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देता हूँ मंथ, ठीक है, मंथ को भी मुझे यहाँ पे किस में लिखना होगा, ऐसे, ठीक है, मैंने यहाँ पे मंथ लिखा, और यहाँ पे मुझे एक देनी है लिस्ट, लिस्ट में मैं यहाँ पे देता हूँ जैन, जनवरी, फेब, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मार्च, और यहाँ पे मैं यहाँ पे अप्रैल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 5 वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अप्रैल के बाद मेरे पास मई आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं जो है वो एक सेल्स का यहाँ पे डेटा लूंगा, ठीक है, सेल्स का मैंने लिया, और मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहले सेल्स मेरे पास जो है वो इतनी है, 20,000 की मेरे पास सेल है, एंड दूसरी मेरे पास जो है वो यहाँ पे 14,000 की है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 30,000 की कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कितने की कर लूंगा, 25,000 की कर लूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट वन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 40,000। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया df1। अब df1 के ऊपर अगर मैं ये रन करूँ तो मेरे पास जो है ये किस तरह से होगा, ठीक है, df1 के ऊपर मैंने रन किया, तो अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आई थिंक मैंने एक जीरो जो है वो ज्यादा लगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कम करता हूँ। अब जो है मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखें मेरे पास जो है कुछ इस किस्म से यहाँ पे ये ट्रेंड शो कर रहा है कि पहले जो है जनवरी में इस कंपनी का जो सेल्स था वो 20,000 था, फिर उसके बाद फरवरी में जो है वो इसका सेल्स कम हुआ, फिर जो है मार्च में ज्यादा हो गया, फिर अप्रैल में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जो है वो फरवरी से जो है वो थोड़ा ज्यादा था, एंड देन मई में जो है वो बहुत ज्यादा था। तो इस तरह से जो है आप इस ट्रेंड को जो है यूज करते हुए, लाइन चार्ट को यूज करते हुए आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि कब कौन सा डेटा ज्यादा हो रहा है, मतलब कब कौन सी चीज में जो है वो इजाफा हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें जो है आप इसको यूज करते हुए देख सकते हैं। तो ये था हमारा लाइन चार्ट। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास मजीद और कौन से चार्ट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बार चार्ट। तो बार चार्ट हमारे पास क्या है, बार चार्ट इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग कैटेगरीज। दो किस्म की जो कैटेगरीज होती हैं उसको कंपेयर करने के लिए जो है वो आपस में इसको यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, मंथ्स के हिसाब से डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम होना चाहिए और एक आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम जो है वो होना चाहिए। फिर आपको ये बार चार्ट ये बताएगा कि
इस कैटेगरी में इतना डेटा है, इस कैटेगरी में इतना फायदा है, इस कैटेगरी में इतना डेटा है, ये इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीजें यहाँ पे ये आपको बताएगा। मतलब कि अलग अलग बार बनाएगा हर कैटेगरी की, और उसमें जो न्यूमेरिक वैल्यूज होगी उसके हिसाब से ये ग्राफ जो है वो यहाँ पे बनाएगा। अब यहाँ पे एक्स एक्सेस पे भी मैं मंथ यूज करूंगा और वाई एक्सेस पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट यूज करूंगा। मतलब कि मंथ यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी है और हर मंथ के हिसाब से ये मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हर मंथ के हिसाब से मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि इस मंथ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, इस मंथ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये मुझे बताएगा। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपने काइंड में सिर्फ बार लगा लेना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पे आपने वाई लेबल में आपने यहाँ पे प्रॉफिट लगा लेना है। बस इतनी सी आपने चीजें चेंज करनी है, और ये जो मार्कर वाला था वो आपने हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे मार्कर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बस इतनी सी आपने चेंजेस करनी है, एंड देन आप इसको जो है वो एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने अब एक चीज हटा ली, वो क्या था, मार्कर मैंने हटा लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है काइंड की जगह मैंने बार लिख लिया, पहले मैंने यहाँ पे लाइन लिखा था। इसी तरह आपने एक्स लेबल लगाया, वाई लेबल लगाया, और बाकी सारी सेम है, सेम सारी चीजें वैसे की वैसे हैं। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँ ना, तो देखते हैं मेरे पास जो है वो किस तरह। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास इस किस्म के यहाँ पे ग्राफ बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मेरे पास डेटा काफी ज्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जनवरी में पहले मेरे पास जो है वो लगभग 300 के लगभग प्रॉफिट हुआ, फरवरी में फिर मेरे पास जो है वो इतना प्रॉफिट हुआ, मार्च में मेरे पास इतना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पे डेटा है, और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे वो ग्राफ बना के दे रहा है। ठीक है, तो ये सारा डमी डेटा है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको ग्राफ कुछ इस तरह से शो रहा है। लेकिन जब भी आपको ये देखना हो कि मुझे इस कैटेगरी में या इस चीज में मुझे कितना, मतलब मेरा जो है वो अप एंड डाउन है, तो मतलब लॉस है या प्रॉफिट है, तो ये सारी चीजें जब आपने देखने, देन आपने बार चार्ट को जो है वो आपने यूज करना है। और बार चार्ट आपके माइंड में हो कि बार चार्ट जो है वो कब आपने यूज करना है। बार चार्ट आपने तब यूज करना है जब आपने क्या करना है, कैटेगरीज को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे भी कैटेगरीज कंपेयर हो रही है, मतलब कि जनवरी का कंपैरिजन हो रहा है फरवरी के साथ, फरवरी का कंपैरिजन हो रहा है मार्च के साथ, मार्च का कंपैरिजन हो रहा है अप्रैल के साथ, इस तरह इन सब का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा यहाँ पे आपके पास मतलब मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती है, अब यहाँ पे तो मंथ यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि कुछ डेटा जो है वो यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ इससे। ठीक है, यहाँ पे ये सारा डेटा बार बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अक्टूबर से, यहाँ पे मेरे पास जो है वो जनवरी है, एंड जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके बाद का जितना भी डेटा है वो सारा मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ। फिलहाल मुझे इसकी जो है वो जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के और यहाँ पे आ जाऊँ, इसको बंद करता हूँ, और इसको एक बार मैं यहाँ पे दोबारा से सारे ऊपर वाले सेल जो है मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाले सेल एक बार दोबारा से रन हो जाए, एंड मैं यहाँ पे इसको भी दोबारा से रन करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखें अच्छे से, यहाँ पे मैं सारी चीजें समझ सकता हूँ कि जनवरी में मेरे पास जो है वो इतना प्रॉफिट हुआ, फरवरी में मेरे पास इतना प्रॉफिट हुआ, मार्च में इतना हुआ, फिर अप्रैल में थोड़ा सा कम हुआ, मई में फिर ज्यादा हुआ। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ किस्म के आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज के बार बन जाते हैं, और उस हिसाब से वो आपको बताते हैं कि इस चीज में आपको मतलब कितना जो है वो फायदा हुआ है, या इस चीज में आपको कितना फायदा हुआ है, या यहाँ पे उस न्यूमेरिक वैल्यूज के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज जो है वो किस तरह से यहाँ पे आपके पास हो रही है। मतलब बार उस कैटेगरी का मतलब जितनी भी कैटेगरीज होंगी ना आपके पास, उनका कंपैरिजन जो है वो आप यहाँ पे देख सकेंगे। सही है, आगे देखते हैं कि हमारे पास मजीद कौन सा जो है वो चार्ट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट मेरे पास है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम इज बेस्ट फॉर चेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन न्यूमेरिक कॉलम। अब जब भी आपने ये देखना हो कि आपके पास एक कॉलम है और उसके अंदर कितनी टाइप की वैल्यूज जो है वो अवेलेबल है, और फिर उस जो टाइप्स होंगी फिर उस टाइप में कितनी वैल्यूज हैं, दूसरी टाइप में कितनी वैल्यूज हैं, तीसरी टाइप में कितनी वैल्यूज हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं ना, जेंडर वाला, ठीक है, जेंडर वाला होता है। अब जेंडर वाले में 3 किस्म की वैल्यूज होती हैं, मेल, फीमेल एंड अदर। अब उसमें फिर आपको ये भी बता देगा कि मेल्स वाली वैल्यूज कितनी है, फीमेल्स वाली वैल्यूज कितनी है, एंड अदर वाली वैल्यूज कितनी है। ठीक है, तो जब आपने सिर्फ एक कॉलम के अंदर वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी हो कि इस कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं और हर वैल्यू के हिसाब से उसमें कितने रिकॉर्ड्स आपके डेटा सेट में है, देन आप जो है हिस्टोग्राम को जो है वो यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में ऑर्डर वैल्यूज ग्रुप्ड इनटू रेंजेस, एंड वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स वैल्यूज अपीयर, ये खुद ब खुद आता है। ठीक है, वाई यहाँ पे आपने जो है वो नहीं देना होता, बस यहाँ पे आपने क्या देना होता है, एक्स एक्सिस देना होता है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरह। और यहाँ पे एक्स एक्सिस देने का तरीकाकार यहाँ पे कुछ अलग है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। आपने जिसके ऊपर चेक करना है ना हिस्टोग्राम, तो सबसे पहले आपने डीएफ के साथ उस कॉलम का नेम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे डीएफ ऑर्डर्स, डीएफ ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि ऑर्डर वाले कॉलम पे मुझे यहाँ पे प्लॉट बनाना है। किस चीज का प्लॉट बनाना है, हिस्ट का। काइंड यहाँ पे मैंने क्या बताया, हिस्ट। बिन्स मैंने कितने बनाए हैं, बिन्स। बिन्स क्या होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये
यहाँ पे देखें 1 2 3 ये जो आपको ब्लू ब्लू बार नजर आ रहे हैं इसी को बिन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे देखें ना, ये जैसे जनवरी के नीचे एक लाइन लगी है, फरवरी के नीचे एक लाइन लगी, तो ये आपके पास बिन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि बिन्स कितने मैंने रखे हैं, मैंने रखे हैं 5। टाइटल टाइटल मैंने रखे ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद मैंने रखा है पीएलटी, मतलब जो मेरे पास एक्स एक्सिस है वहां पे मेरे पास ऑर्डर्स होंगे और राइट साइड पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब इस ऑर्डर के मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, इस ऑर्डर के मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, इस ऑर्डर के मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ना कि ऑर्डर वाले उसमें आपके पास कौन सा डेटा, तो यहाँ पे आप पहले वो देख लें। ऑर्डर वाला कॉलम में यहाँ पे आता हूं और ऑर्डर वाले कॉलम में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज हैं, 45 52 60 58, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के आपके पास वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये किस तरह जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूं ना, तो यहाँ पे ये कुछ मेरे पास इस हिसाब से यहाँ पे रन कर रहा है, मतलब कि जो 50 वाला है, 50 ऑर्डर्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे 2 आए हैं, 60 वाले मेरे पास यहाँ पे 2 हैं, 70 वाले 2 हैं, 80 वाले 2 हैं, और जो मेरे पास 90 है, 90 मेरे पास यहाँ पे 4 ऑर्डर है, मतलब 90 वाली जो मेरे पास वैल्यू है इस ऑर्डर वाले टेबल में वो 4 दफा आई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें भी सही ना, तो मैं अगर यहाँ पे आपको डेटा दिखाऊं, मेरा सेल्स वाला डेटा किधर है यहाँ पे, तो अगर आप 90 वाली वैल्यू देखें ना, 90 वाली, तो यहाँ पे ऑर्डर 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 यहाँ पे मेरे पास ग्रीन वाले, तो एक मेरे पास 90 ये है, ठीक है, और 90 मेरे पास यहाँ पे बाकी किधर है, यहाँ पे ये 80 वाले को 88 वाले को भी 90 तस्वर करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये 92 वाले को भी 90 तस्वर करेगा, और यहाँ पे कोई एक और वैल्यू जो कि लगभग 90 के लगभग होगी, करीब होगी, ये यहाँ पे 85 वाले को भी 90 ही तस्वर करेगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे वो कुछ वैल्यूज को अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे जो जिसके ज्यादा करीब होगी वो उसके ज्यादा जो है वो यहाँ पे समझ लेगा। अब यहाँ पे वो 80 था ना, तो 80 के हिसाब से उसने यहाँ पे बताया 2, ठीक है। 70 या 80 इस तरह की जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अगर यहाँ पे आप बिन ज्यादा बना देना तब आपको यहाँ पे मजीद भी चीजें समझ में आएगी। अगर मैं यहाँ पे बिन 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मजीद चीजें अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखें तो 90 के हिसाब से यहाँ पे 3 वैल्यूज आ गई, क्यों, जितनी ज्यादा बिन होंगी उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, ये बात आपने याद रखनी। जितनी ज्यादा आप बिन्स बनाएंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिली जाएगी कि इस वैल्यूज की तादाद कितनी है उसमें, जो कि आपके पास कॉलम है। अब वहां पे एग्जैक्ट भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा मतलब लगभग करीब वैल्यूज होंगी वो भी यहाँ पे ये अपने अंदर जो है वो क्या कर देता है, उनको मर्ज कर लेता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे ये बता देता है कि अब यहाँ पे 90 वाली लगभग इतनी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 90 से थोड़ा सा पीछे है, मतलब इसमें एक वैल्यूज 90 और 85 से लेके 90 के दिन में, अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये वाली जो जगह है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें इस लाइन को, तो यहाँ पे ये जो सारी लाइन आ रही है यहाँ से, मतलब कि 80 और 90 से हाफ से ये बिन बनना शुरू हो रहा है और 90 तक जा रहा है, तो वो कहता है कि 85 से लेके 90 तक वो यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वो बता रहा है। फिर वो बोलता है कि 90 से लेके 100 तक टोटल 2 वैल्यूज हैं, और सॉरी 1 वैल्यू है, फिर 100 से लेके 110 तक 1 वैल्यू है। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म की चीजों को मतलब लॉजिक्स लगा के ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे इतनी वैल्यूज यहाँ पे इस तरह मौजूद है, मतलब डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा रहा है, सही है, एक कॉलम के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास मजीद कौन सा ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा ग्राफ है, और इसको बहुत लोग जो है परसेंटेज के लिए जो है वो यूज करते हैं। जब भी आपके पास किसी चीज की परसेंटेज हो ना, देन आपने जो है पाई चार्ट को जो है वो आपने यूज करना है। देखिए पुराने टाइम पे हमारे पास विंडो एक्सपी होती थी ना, तो जब भी आप उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते थे कि इस विंडो मतलब ये जो मेरी लोकल डिस्क है उसका कितना साइज रह चुका है, या जब आप यूएसबी चेक करते थे यूएसबी की प्रॉपर्टीज कि इसका साइज कितना रह चुका है, तो वहां पे जब आप प्रॉपर्टीज में जाते तो वहां पे एक गोल टाइप का एक सर्कल होता था, वहां पे जो ब्लू होता था वो यहाँ पे ये बताता था कि ये चीज यूज हो चुका है, और जो मेरे पास पिंक कलर का जो मेरे पास हिस्सा बचता था वो मुझे यहाँ पे ये बताता था कि इतनी स्पेस जो है वो फ्री है। तो यहाँ पे भी एक सर्कल बनता है पाई चार्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की परसेंटेजेस को यूज करते हुए यहाँ पे ये अपने कलर्स जो है वो सेट करता है और बताता है कि ये जो चीज है ये इस टाइप की है, मतलब इसमें इतना परसेंटेज है, इसमें इतना परसेंटेज है, इसमें इतना परसेंटेज है। तो सेम वही काम है, और यहाँ पे भी आप जो है मुख्तलिफ किस्म की चीजों में इसको यूज कर सकते हैं। जब आपने बजट देखना हो, जब मतलब देखें आपकी एक कंपनी है, उसके मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस हैं, आपने बजट फिर आप शेयर करेंगे, मतलब अगर ये ब्रांच जो है वो अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो उसको आप ज्यादा बजट देते हैं, ठीक है, ताकि इसकी सेल्स मजीद जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो। इस तरह आपने कौन सी चीज को कितना बजट, या बजट्स का परसेंटेज देखा कि कहां से बजट जो है वो कितना हम दे रहे हैं या आ रहा है, या मुख्तलिफ किस्म की चीजें, मार्केट शेयर, सेल्स का अगर आप परसेंटेज देखना चाहते हैं, एक्सपेंसेस कैटेगरीज है, और भी इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं यूजिंग पाई चार्ट, उसको मजीद अच्छे से एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। हियर वो यूज फर्स्ट 4 मंथ सेल्स। यहाँ पे अगर हम पहले 4 मंथ की सेल्स देखना चाहें, ठीक है, वो किस तरह में यहाँ पे नजर आएंगे। अच्छा, ये आप बात याद रखें, पाई चार्ट के अंदर अगर कैटेगरीज हैं आपके पास ज्यादा,
क्या है कैटेगरीज, अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो फिर आप उसको हिस्सों में तकसीम करें, मतलब पहले पहले फर्स्ट 4 की देख लें, फिर नेक्स्ट फर्स्ट 4 के देख लें, फिर नेक्स्ट, इस तरह मतलब आप देखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाई चार्ट के अंदर आप सारी कैटेगरीज जो है कंप्लीट, उस तरह डेटा पाई चार्ट जो है ना बिल्कुल मेसी हो जाता है, मतलब इतने ज्यादा उसके अंदर कलर्स आ जाते हैं और समझ नहीं लगती कि कौन सी चीज को क्या जो है वो परसेंटेज दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हम फर्स्ट 4 का देखेंगे, तो मैं यहाँ पे हेड के अंदर जो है 4 लिख लूंगा, ठीक है। यहाँ पे 12 लिखा है तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। डॉट सेट इंडेक्स मंथ, ठीक है, मंथ के हिसाब से मैं उसको चेक करूंगा और सेल्स के हिसाब से मुझे परसेंटेज मिलेगी। मंथ्स मेरा यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा है और सेल्स मेरा यहाँ पे वो न्यूमेरिकल जो है जिसकी परसेंटेज जो है मुझे मिलेगी, कि मतलब इस मंथ के अंदर मेरी कितनी सेल्स हुई, इस मंथ के अंदर मेरी कितनी सेल्स हुई। फिर प्लॉट मैंने कौन सा बनाना है, मैंने बनाना है काइंड का। उसके बाद ऑटो पैक्ट, अब ऑटो पैक्ट यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पे आगे आप देखें ना, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है 1.1f, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जब पॉइंट्स में वैल्यूज होंगी ना, तो पॉइंट मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर नजर आएगा, ठीक है। ये 1 जाहिर कर रहा है कि आपके पास कोई भी नंबर है वो जितना भी बड़ा है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2% है, 3%, 4% है। लेकिन जब ऐसा आएगा ना 2.3333, तो इसमें वो सिर्फ आपको दिखाएगा 2.3। अगर चाहे वो कोई भी रकम आ रही है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद वो सिर्फ यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिखाएगा। आप यहाँ पे इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख लें 1.2, 1.3, 1.4, उस हिसाब से यहाँ पे ये इंक्रीमेंट जो है वो डिक्रीमेंट करेगा आपको चीजों के अंदर। तो ठीक है, मजीद अगर यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ पे इसका चार्ट बनाते हैं, देन आपको अच्छे से चीजें जो है वो समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके अंदर हेड के अंदर मैं लिखता हूँ 4, क्योंकि मैं सिर्फ 4 जो है वो क्या कहते हैं, मेरे पास जो मेरे पास मंथ है उनका डेटा जो है मैं यहाँ पे एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो df डॉट हेड मतलब मेरे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर फर्स्ट 4 रोज के अंदर मेरे पास 4 मंथ जो है वो कवर हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं इंडेक्स सेट कर रहा हूँ, इंडेक्स मतलब मंथ की बेस के ऊपर मैंने चेक करना है। यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया है कि df डॉट हेड 4 मतलब पहली 4 रोज, उसके ऊपर मुझे ये पाई चार्ट इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी कैटेगरीज को यूज करते हुए और किस कॉलम की परसेंटेज निकालते हुए। तो फिर मैंने उसको बताया डॉट सेट इंडेक्स, इंडेक्स मैंने उसको बताया क्या सेट कर दो, मंथ सेट कर दो। फिर मैंने उसको बता दिया कि सेल्स मेरे मतलब जो मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है वो कौन सा होनी चाहिए, वो आपने परसेंटेज निकालनी है सेल्स की। तो यहाँ पे मैंने उसको सेल्स बताया। फिर देन मैंने यहाँ पे उसको क्या किया, चार्ट का बताया कि मेरे पास जो है यहाँ पे आपने पाई चार्ट बनाना है और मेरे पास वैल्यूज जो है वो कुछ इस टाइप से आनी चाहिए, मतलब जो भी मेरे पास वैल्यूज परसेंटेज है वो यहाँ पे 2.5% है, तो आपने मतलब 2.52 इस तरह कोई परसेंटेज आ रही है, तो आपने सिंपल उसको क्या लिखना है 2.5%, ठीक है। और फिर आपने मैंने उसको जो है वो आगे टाइटल दिया एंड वाई लेबल जो है मैंने यहाँ पे उसको फिलहाल खाली छोड़ा है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरे पास कुछ इस किस्म से आ रहा है। जनवरी का मेरे पास आ रहा है 20% मतलब सेल्स है, अप्रैल का मेरे पास जो है वो यहाँ पे 26.7% है एंड मार्च का मेरे पास आ रहा है 28.3% एंड फरवरी का मेरे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जैसे जैसे तादाद ज्यादा करूंगा ना, तो यहाँ पे ये मेरे पास मैसेज होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप देखें ये इस तरह आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं 12 कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 12 ही है, तो मैं यहाँ पे अगर 12 करता हूँ तो यहाँ पे ये मजीद ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास डेटा कुछ बहुत ज्यादा है और उसमें आप स्पेसिफिक डेटा सिलेक्ट नहीं करते, अब यहाँ पे मेरे पास तो डेटा में सिर्फ कितने रिकॉर्ड्स हैं 12 या इतने रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, तो इस वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा ये खराब नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास डेटा है कुछ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में और उसके अंदर आप किसी स्पेसिफिक डेटा के ऊपर जो है पाई चार्ट नहीं बनाते, सारा डेटा के ऊपर बनाते हैं और उसके अंदर अगर कैटेगरीज हैं बहुत ज्यादा, तो देन तो आपको यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा कि कौन सी वैल्यू किस में आ रही है। अगर वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे मतलब हो गया ना, इकट्ठा हो गया डेटा, तो फिर जो है आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर जो है 8.1 है लिखा हुआ है, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। वैल्यूज आपस में जो है वो क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगा कि कहां पे क्या चीज लिखी है, ठीक है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप क्या करें, आप जो है इसको कम डेटा पे इंप्लीमेंट करें। जैसे मैंने यहाँ पे कम डेटा पे इंप्लीमेंट किया ना, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत अच्छे से यहाँ पे चीजें को मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। देन आप नेक्स्ट पे करें, फिर आप नेक्स्ट पे करें, इस तरह जो है वो आप क्या करें, चीजों को तोड़ के मतलब डेटा को जो है ग्रुप्स में तकसीम करके उस पे जो है ये चीज आप इंप्लीमेंट करें, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्कैटर प्लॉट। अब यहाँ पे स्कैटर प्लॉट क्या करता है, ये स्कैटर प्लॉट बहुत ही मजे का प्लॉट है कि आपको ये भी आपको रिलेशनशिप्स जो है वो समझाता है दो न्यूमेरिक कॉलम्स के दरमियान। मतलब इसमें आपका एक्स एक्सिस जो है वो भी न्यूमेरिक होगा और वाई एक्सिस जो है वो आपका वो भी न्यूमेरिक होगा। तो यहाँ पे कहता है कि स्कैटर प्लॉट इज बेस्ट फॉर रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिक कॉलम्स। मतलब कि जब भी आपने रिलेशनशिप देखना हो दो कॉलम्स के दरमियान, कि मतलब कि ये डेटा सेट आपस में किस तरह काम कर रहा है, या उस डेटा सेट का मतलब मंथ के अंदर कितनी सेल्स हैं, इस मंथ के अंदर कितनी सेल्स हैं, दूसरे मंथ के अंदर कितनी सेल्स हैं, तो ये जो है आपका क्या है, ये है यहाँ पे आपका क्या कहते हैं उसको, सॉरी
स्कैटर प्लॉट के अंदर आप चीजों को अच्छे से देख सकेंगे किसका कितना रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पे मंथ को हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे पास न्यूमेरिक कॉलम नहीं है। फिर आप यहाँ पे यूज करें मार्केटिंग का, कि सेल्स के हिसाब से मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग के हिसाब से सेल्स आपकी कितनी है। तो अब यहाँ पे आप पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास मार्केटिंग में जो है वो डेटा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास मार्केटिंग वाले में, मार्केटिंग में यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 200, 250, 300, मतलब कि अगर मैंने मतलब एक मंथ में मार्केटिंग पे खर्चा किया है 200, ठीक है, दूसरे में मैंने 250, इस तरह मैंने खर्चे के हिसाब से जो है आपने देखना है कि फिर उसमें सेल्स कितनी आई। मार्केटिंग करने के ऊपर पैसे लगते हैं ना, देखें जब भी आप कोई चीज का परफॉर्म करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो लाजमी बात आप उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे, उसके ऊपर खर्चा आएगा। तो उस खर्चे के हिसाब से आपके सेल्स के ऊपर क्या असर पड़ा ये आपने देखना है, ठीक है। मतलब मार्केटिंग जो आपने की है फिर उसका सेल्स पे क्या असर पड़ा, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप निकला है, कि अगर मार्केटिंग पे अगर आपने ज्यादा खर्चा किया तो क्या वहां पे सेल्स ज्यादा हुई है या नहीं हुई। इस तरह के आपके क्वेश्चंस जो है उनका आपको आंसर मिलेगा कौन से चार्ट को यूज करते हुए, स्कैटर जो है चार्ट उसको आपको यूज करते हुए। तो यहाँ पे स्कैटर चार्ट बनाना बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ आपने काइंड में जो है वो स्कैटर लिख देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। बाकी कोई चीज भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ आपने यहाँ पे काइंड के अंदर क्या लिख देना है, यहाँ पे आपने लिख देना है स्कैटर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे स्कैटर लिखा और मैं इसको रन कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देखें इस तरह, मतलब अगर मैंने 200 लगाया था तो मेरी सेल्स कम हुई, अगर मैंने 250 लगाया तो मेरी सेल्स इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे आप मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा करेंगे या मार्केटिंग ज्यादा करेंगे, वैसे वैसे आपकी सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट्स, ये चीज यहाँ पे ये लाइन ग्राफ नहीं है, यहाँ पे जितना ज्यादा डेटा होगा उतने ज्यादा आपके पास डॉट्स बन जाएंगे, मतलब यहाँ पे हर वैल्यू के लिए डॉट बनेगा, हर एक सिंगल वैल्यू के लिए। अगर 200 पे यहाँ पे 2-3 डेटा होता है तो यहाँ पे कुछ 2-3 डॉट बनते, ठीक है। 200 के हिसाब से अगर सेल्स का यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का रिकॉर्ड होता तो वो उसको मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे डॉट्स बना देता, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्कैटर प्लॉट के थ्रू के दो जो आपके पास कॉलम्स है उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केटिंग जितनी ज्यादा आप करेंगे उतने ज्यादा सेल्स पे असर पड़ रहा है, तो ये इनके दरमियान का हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं हमारे पास कौन सा है, मल्टीपल लाइन चार्ट आप किस तरह बना सकते हैं। पहले हमने देखा था कि चार्ट के अंदर एक लाइन कैसे बनानी है, अब आप मल्टीपल लाइन, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपने सिर्फ एक काम करना है, ऊपर मैं वो दोबारा वहीं पे लाइन चार्ट पे जाऊंगा, तो ये मैंने लाइन बनाई थी ना, तो अब यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना, तो मैं यहाँ पे सेल्स 1 लिख लेता हूं और इसी को यहाँ पे मैं सेल्स 2 का नाम दूंगा, यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल्स 2 का नाम दूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ी सेल्स वगैरह में चेंजिंग करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 30,000 करता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो कुछ 10,000 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो 28 करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो 29 करता हूँ, यहाँ पे 28, तो यहाँ पे 29 नहीं बल्कि मुझे इसको 35 करना चाहिए, ठीक है। 35 मैंने किया और यहाँ पे 40 के बजाय मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 20,000 कर देता हूँ, सही है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास एक मंथ है और उसमें मेरे पास फर्ज करें कि ये एक ब्रांच का सेल्स डेटा है और ये मेरे पास दूसरी ब्रांच का सेल्स डेटा है, तो अब इनको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ अप एंड डाउन, मतलब कि मुझे एक ही ग्राफ के अंदर पता चले कि मेरी कौन सी कंपनी की सेल्स ज्यादा हो रही है, कब ज्यादा हो रही है, कब कम हो रही है, ठीक है। तो एक ही जगह पे, तो बस मुझे सिर्फ करना कितना है, मैंने यहाँ पे ये चीज बना लिया ना। अब मुझे यहाँ पे जब मैंने पहले सेल्स दिया था ना, अब मुझे यहाँ पे एक वैल्यू नहीं देनी, मुझे यहाँ पे देनी है लिस्ट, जो कि आपने पाइथन के अंदर पढ़ी है। मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ सेल्स 1, ठीक है, सेल्स 1 दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा सेल्स 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेल्स 1 एंड सेल्स 2 दे दिया। अब सिर्फ मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे 2 लाइंस बनी है, मतलब कि यहाँ पे जनवरी में, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा छोटा कर दूं तो ये मुझे बता रहा है जो यहाँ पे सेल 2 का है उसका यहाँ पे कलर क्या है, उसका कलर है यहाँ पे ऑरेंज, और सेल 1 का कलर क्या है, वो है ब्लू मेरे पास। और नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बता रहा है कि जनवरी में आपका जो सेल्स 2 है उसका सेल्स ज्यादा हुआ था, मतलब सेल्स 2, ठीक है, वो ज्यादा है और सेल 1 जो है वो कम। इसी तरह फरवरी में फिर सेल्स 2 जो है वो बिल्कुल कम हो गया और सेल 1 जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा था। फिर मार्च में भी सेल 2 जो है वो कम रहा लेकिन सेल 1 जो है वो ज्यादा। फिर इसमें जो है अप्रैल में सेल्स जो है वो क्या हो गया, सेल्स 2 जो है वो ज्यादा हो गया। तो इस तरह जो है आप दो मतलब चीजों को इकट्ठा कंपेयर कर सकते हैं एक सिंगल ग्राफ के अंदर, ठीक है, अगर उनका कैटेगरी जो है वो सेम है तब, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल लाइन चार्ट भी मल्टीपल लाइन चार्ट बना सकते हैं एक सिंगल ग्राफ के अंदर, सही है।
चार्ट की कस्टमाइजेशन आपने किस तरह करनी है। फर्ज करें कि आप बार चार्ट बना रहे हैं और बार चार्ट का आप साइज कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप फिक्स साइज के अंदर वो बताएंगे, कलर आपको कौन सा रखना है ये आप बता सकते हैं, टाइटल आप बता सकते हैं, ये सारे ग्रिड ग्रिड क्या होता है, जो पीछे लाइनें नहीं आती ना वो आ जाती हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो ये किस चीज से काम करेगा। मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे आपके पास ग्रिड किस तरह से काम करेगा, तो ये जो पीछे लाइनें बन के आ रही है ना, ये जो बॉक्सेस बन के आ रहे हैं, ये ग्रिड ट्रू से बने हैं, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लिखते ना या फॉल्स करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही होता है। बस सिर्फ आप इसको, मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो ये फॉल्स ही होता है, तो इसका इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने अगर इसको ट्रू कर दिया तो यहाँ पे पीछे वो आ जाएंगे बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पे plt.grid लिख के आप इसको ट्रू करेंगे तो नीचे बॉक्सेस आ जाएंगे। और यहाँ पे आप एक्स लेबल चेंज कर सकते हैं, वाई लेबल चेंज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं। कलर कलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने स्काई ब्लू, मैं यहाँ पे अगर रेड सेलेक्ट कर लूं, रेड, तो आपका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें कलर यहाँ पे मेरे पास चेंज हो गए। तो यहाँ पे आप जो है फिगर का साइज, मैं अगर यहाँ पे 12-15 करता हूँ, कितना करता हूँ 12-15, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो ग्राफ है वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो इस तरह जो है आप सारी चीजें जो है पूरे चार्ट को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह से आप डेटा विजुलाइज कर सकते हैं यूजिंग पांडास। यहाँ पे जो है मैं अपने पांडास के इस कोर्स को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, ठीक है। अब इस कोर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स के जब आप यहाँ पे पाइथन भी कर चुके होंगे, पांडास भी कर चुके हैं, आप एक अच्छी खासी डेटा की प्री प्रोसेसिंग कर सकेंगे, अच्छा खासा डेटा को एनालिसिस कर सकेंगे। और इसको यूज करते हुए पांडास और पाइथन के कोर्स को आप मतलब जो जितना आपने सीख लिया, इस नॉलेज को आप यूज करते हुए कहीं पे भी आप जो है मशीन लर्निंग के अंदर जो है अपने अच्छा खासा आप स्टार्ट ले सकते हैं, डीप लर्निंग के अंदर आप अच्छा खासा स्टार्ट ले सकते हैं, नमपाई की तरफ आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मजीद जो लाइब्रेरीज है, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, इन चीजों को जो है वो आप सीख सकते हैं। या आप इस तरह जो है वो डेटा साइंस में आप क्या कर सकते हैं, आप गो थ्रू हो सकते हैं। मतलब कि जो आपने बिल्कुल बेसिक जो आपकी फाउंडेशन है वो यहाँ पे आप मुकम्मल जो है वो तैयार हो चुके हैं डेटा साइंस के लिए, मतलब डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अगर आपने डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना है आप उसमें जाएं, ठीक है। मशीन लर्निंग की तरफ जाना है, एआई की आपकी बेस बन चुकी है। अब यहाँ पे आप चीजों को इनको सीखते हुए आप अब देखें यहाँ पे आप पता क्या कर सकते हैं, आप फाइवर पे जा सकते हैं, वहां पे लोग प्री प्रोसेसिंग के लिए डेटा देते हैं क्योंकि उनका डेटा डमी होता है, वो खराब होता है, उनका डेटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप उस डेटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मतलब आप उनको एनालिसिस करके दे सकते हैं सिर्फ पांडास का यूज करते हुए, विजुअलाइजेशन का यूज करते हुए। सिर्फ एक पांडास को यूज करते हुए आप फाइवर पे जाके ऑर्डर ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, वहां पर उधर बताएं कि अपनी गिग बनाए, गिग के अंदर आप बताएं कि मैं जो है वो इस तरह से एनालिसिस वगैरह कर सकता हूँ डेटा का और प्री प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। मतलब जिनका डेटा फिर खराब होगा ना, तो अगर उन्होंने काम करवाना हो तो वो आपको ऑर्डर देंगे, वो आपको बोलेंगे कि हमारा डेटा को जो है वो एक्यूरेसी की तरफ लेके आओ। फिर आप उसमें मिसिंग वैल्यूज वगैरह चेक करेंगे, सारी चीजें आप चेक करेंगे, आप डेटा को फुल एक्यूरेट फॉर्म में लेके आएंगे और देन आप उनको देंगे और वो आपको उसकी पेमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आप जॉब्स के लिए भी अब आप गो थ्रू हो चुके हैं, जॉब्स भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने अपना करियर मशीन लर्निंग या मजीद आगे अगर आप डेटा साइंस के अंदर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आप डेटा को फुल जो है वो एनालिसिस करते हैं, सारी चीजें आप उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो अब आप उसकी तरफ जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।